मैं क्यों पब्लिसिटी दूं उसको? उसको तो पार्टी के बाहर खड़ा होना चाहिए, उसका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म होना चाहिए। तो उसका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म करने का मतलब 2 साल की जेल नहीं है, ज़िंदगी भर के लिए वो इस मुल्क की जो दावेदार है सबसे बड़ी पार्टी होने की, उस पार्टी के बाहर जाए और सियासत करने की उसको जुर्रत ना हो, वो अपने घर बैठे जाके। इसका इंतज़ाम हमको करना चाहिए, वो हम कर रहे हैं और बहुत तफसील से हम इस केस को लड़ेंगे और आखिर हद तक लड़ेंगे और बीजेपी को इजाज़त नहीं देंगे कि आइंदा वो मजहबी अलामतों का इस्तेमाल करें। आप झाड़ को हिला दे तो 2-4 पत्ते गिर जाएं तो क्या होगा? झाड़ उसकी जड़ें मौजूद हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जड़ में इस कॉन्स्टिट्यूशन का गर्म पानी तेजाब के साथ डालना पड़ेगा ताकि जड़ सूखे और ये जो 23 करोड़ लोगों को इन्होंने गुमराह किया है वो भी राह रात पर 125 करोड़ बाकी हिंदुस्तानियों के साथ आए। अब हाल ही में मुद्दा है कि कश्मीरी पंडितों को पलायन कहते हैं कि हम 56 इंच का सीना रखते हैं और कश्मीरी पंडितों को सवाल पूछना चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए, आवाम से नहीं। क्या आपने कश्मीर फाइल्स बना के क्या कर दिया? 350 करोड़ रुपए से ज्यादा उसकी कमाई नहीं हुई। उसी जमाने में RRR फिल्म आई थी, 1700 करोड़ रुपए तो उसने कमा लिए थे। तो प्राइम मिनिस्टर जिस फिल्म का प्रमोशन खुद कर रहे थे, PM हाउस में बैठ के देख रहे थे जिस फिल्म को, वो फिल्म इतने बड़े प्रमोशन और इतने बड़े मीडिया प्रोपेगेशन के बावजूद भी 350 करोड़ नहीं कमा पाई। तो क्या औकात है कि जिन हाथों में हमने सरकार सौंपी है उन हाथों की जिम्मेदारी है कि वो हमारी टेरिटरीज को सेव करके चलें, उनको बचा के चलें। और अगर वो उनकी हिफाजत करने में नाकाम है और उस नाकामी को छुपाने के लिए आप हिंदू मुस्लिम करके उसकी सियासत करें, देश के साथ इससे बड़ी गद्दारी कोई दूसरी नहीं हो सकती। सर, ज्ञानवापी एक बड़ा मुद्दा देश के लिए अब बन गया है। आपकी शायद वो डिबेट भी शायद उसी मुद्दे पे थी। और अब जो लगातार जिस तरीके से धर्मगुरुओं का बयान आ रहा है, जमीयत उलमा ए हिंद के मदनी साहब ने बयान दिया है कि ऐसे मुद्दों को ना हम समर्थन करते हैं, ना उसके लिए हम टीवी डिबेट्स में जाने को तैयार हैं और ना ही रोड पे उतरने को। साथ ही हिंदू धर्म के मोहन भागवत ने भी इस बात को कहा है कि वो बाबरी के बाद ऐसे किसी मुद्दे का समर्थन नहीं करते हैं। किस तरह देखते हैं आप इस सब चीज़ों को? देखिए, हमने हमेशा बाबरी मस्जिद का जो पूरा मूवमेंट 30 साल चला, आप तो हमारे लोग ये बातें जानते भी नहीं हैं और पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते, इसलिए हमको ज़बानी बतानी चाहिए। 1989 में हिमाचल के शहर पालनपुर में भारतीय जनता पार्टी ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जिसे लाल कृष्ण आडवाणी ने मूव किया था कि हम बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनवाएंगे और उसका पूरा मूवमेंट हम चलाएंगे। 84 में विश्व हिंदू परिषद ने यही रेजोल्यूशन लिया था और उसके बाद रथ यात्रा शुरू हो गई, सारा मूवमेंट चला। वो सब पॉलिटिकल था। जस्टिस लिब्रान के सामने गवाही देते हुए LK आडवाणी ने बहुत खुले लफ्ज़ों में कहा, और यह तमाम रिकॉर्ड पे मीडिया में मौजूद है, खुले लफ्ज़ों में कहा कि राम मंदिर का मूवमेंट एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये आस्था का मूवमेंट नहीं है, धर्म से जुड़ी चीज़ नहीं है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। ये एतराफ़ है। आप लिब्रान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ के देख लीजिए, उस रिपोर्ट में भी लिखा है और उस वक्त के आप अखबारात उठा के देख लिए, तमाम अखबारों ने यह बयान कोट किया है। तो जब वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट था और उसके बाद फिर 9 नवंबर 2019 को जब बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, तब RSS के चीफ ने यही बयान दिया था जो कल बयान उन्होंने दिया कि हमारा वो एक हिस्टोरिकल कंपल्जन था राम टेम्पल लेना, वो हमने अचीव कर लिया, अब हम किसी मंदिर के मूवमेंट में शरीक नहीं होंगे। ये 2019 में ये कह चुके थे। वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने उसी दिन कहा, उन्हीं की टोन में, कि एक मूवमेंट था, हमने वो अचीव कर लिया, अब हम ऐसा कोई मूवमेंट पार्टी नहीं छेड़ेगी और हम सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ेंगे और नेशन बिल्डिंग में। और 2.5 साल के अंदर ये हो गया। तो ये इशू किसी डिबेटर ने, ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने, ना जो हमारे लोग जाते हैं उन किसी ने नहीं उठाए। ये तीनों मुद्दे मैंने बार बार उठाए और जब शिद्दत के साथ उसको उठाया तो देखिए कल RSS के चीफ ने रिएट्रिएट किया कि हाँ, हम आज भी उस पर कायम हैं। और आप देखिए जो पहले कहा था, और आप देखिए जो दोनों वकील थे, दोनों वकीलों को उस संस्था ने जो एक केस लड़ रही थी, तमाम मुल्क में जो मंदिरों पे केस लड़, उनको हटा लिया। तो ये बैकफुट पे फ्रस्ट्रेटेड हैं। भारतीय जनता पार्टी भी फ्रस्ट्रेटेड है, RSS भी फ्रस्ट्रेटेड। हमको समझना चाहिए कि उनका फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या है और क्यों है, क्यों फ्रस्ट्रेशन है। आप समझिए,
ये मुल्क में 139 करोड़ अभी हैं और अगले 6 महीने में 140 करोड़ की पॉपुलेशन हमारी हो जाएगी। उसमें से आज की तारीख में 98 करोड़ से कुछ ज़ायद हमारे वोटर हैं जो वोट कास्ट करते हैं, और 2019 के इलेक्शन में ये 94 करोड़ वोटर था। अभी 94 करोड़ वोटर में 67% लोगों ने वोट कास्ट किया, 33% ने नहीं किया। 67% वोट कास्ट 1952 से लेके 2019 तक का हाईएस्ट पोलिंग परसेंटेज था। उस हाईएस्ट पोलिंग परसेंटेज में बीजेपी को क्या मिला था? 23 करोड़ वोट, ओनली 23 करोड़। तो अगर 94 करोड़ में से 23 करोड़ ही वोट मिले तो आप समझिए कि इस मुल्क में 140 करोड़ लोगों में से 125 करोड़ लोग आज भी उनके साथ नहीं खड़े। उत्तर प्रदेश कंक्लूड हुआ अभी इलेक्शन, 14 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश में है, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है। 14 करोड़ वोटर में से 60% वोटर्स ने वोट किया। बीजेपी को कितना वोट मिला? महज 3 करोड़ 80 लाख, हमारी उंगलियों पे है। तो आपको 14 करोड़ में से 3 करोड़ 80 लाख मिल रहा है, आपको अब 99 करोड़ में से 23 करोड़ मिल रहा है। मतलब यह है कि 70% मुल्क, वो सब मुसलमान तो नहीं है, उसमें तो 10-15 करोड़ मुसलमान बचेंगे जिन्होंने वोट नहीं किया, और सब हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। वो 75% कंट्री आज तक आरएसएस की उस आइडियोलॉजी को उसने अप्रूव नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, इकरार नहीं किया उसका, जो हिंदू राष्ट्र की बात आरएसएस करता है। तो अगर 100 साल से आरएसएस काम कर रहा है, 97 साल हो गए एग्जैक्टली, और उससे पहले 1827 से हिंदुत्व का ये मूवमेंट चल रहा है, तो 200 साल की इस तारीख में अगर भारत के 140 करोड़ आवाम में आपको सिर्फ 23 करोड़ की हिमायत हासिल है और 125 करोड़ लोगों ने आपकी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, तो आप सर आपने भी एक बात कही कि एक एरोगेंट शख्स जो है वो देश को लीड कर रहा है इस वक्त, और उसी के साथ नारा दिया जाता है कि देश में जो कश्मीरी पंडित थे उनके लिए कोई बयान भी दिया था नरेंद्र मोदी जी ने, जो एक फिल्म पे कंट्रोवर्सी हुई थी। अब हाल ही में मुद्दा है कि कश्मीरी पंडितों का पलायन फिर से शुरू हो गया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो उस वक्त 1990 की बात करते हैं, उस वक्त वहाँ गवर्नर कौन था? जगमोहन साहब वो शख्स थे जो बाकायदा आरएसएस में थे। जब दिल्ली में थे वो यहाँ पर डीडीए के चेयरमैन, तब उन्होंने तुर्कमान गेट पे 2 दिन में 500 से ज़ायद मुसलमानों को कत्ल करवाया था तुर्कमान गेट में। यही जगमोहन साहब थे। यही जगमोहन साहब जब वहाँ गवर्नर बन के इस इनाम के तौर पर गए, तब बीजेपी हुकूमत में या सेंटर में पार्टनर थी। उस वक्त का के ये वाक़या, आज इतनी मजबूत बीजेपी फिर ताकत में है। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन आप कर चुके हैं, 35A को नल एंड वाइड आप कर चुके हैं। इसके बाद भी अगर वहाँ ये सब कुछ हो रहा है जो अब शुरू हुआ है, ये सारी बातें 10 मार्च 2022 के बाद, यानी 5 स्टेट्स का इलेक्शन ख़त्म होने के बाद मस्जिदों पर हमले और जुलूस निकाल के गाली गलौज करना और मंदिरों का, अभी गुजरात वगैरह नहीं, वो गुजरात के चुनाव तो हैं, लेकिन ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है कि आप मुल्क भर में हिंदू मुस्लिम मुनाफरत 2 महीने से फैला रहे हैं मुस्तकिल, और कश्मीर में भी 2 महीने में एग्जेजरेशन हुआ है। ये एग्जेजरेशन 2 ही महीने का है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब ये सवाल तो बीजेपी से पूछना चाहिए कि जब आप कहते हैं कि हम 56 इंच का सीना रखते हैं, जब आप ये कहते हैं कि हम लाल आंखें दिखाएंगे, जब आप ये कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे, तो फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? और अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये हैं कि 9 महीने से ये इनपुट हमारी एजेंसीज के पास मौजूद है कि पाकिस्तान की ISI एक प्रोग्राम बना के बैठा हुआ है, उसने नई ऑर्गेनाइजेशंस, नई लोगों की भर्ती करी है, उसने लिस्ट बनाई है कि कौन से सरकारी अफसरान को और किन किन लोगों को कत्ल करना है, पूरी लिस्ट मौजूद है। और आज वो बता रहे हैं सरकारी एजेंसीज के पास, खामोश बैठे, और तब भी खामोशी है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब कि सियासी इख्तलाफ हो सकते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ हैं, हम आरएसएस के ख़िलाफ़ हैं, तो उनके ख़िलाफ़ होने का मतलब है कि हम उनकी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन हम मुल्क के ख़िलाफ़ तो नहीं हो सकते।
मुल्क को अगर ख़तरा है, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, तो एक नॉर्मल इंडियन सिटीज़न की हैसियत से हमको इसका दर्द होता है, उसकी तकलीफ़ होती है कि जिन हाथों में हमने सरकार सौंपी है, उन हाथों की जिम्मेदारी है कि वो हमारी टेरिटरीज़ को सेव करके चलें, उनको बचा के चलें। और अगर वो उनकी हिफाजत करने में नाकाम है और उस नाकामी को छुपाने के लिए आप हिंदू मुस्लिम करके उसकी सियासत करें, तो मुझे लगता है, मैं साफ कहना चाहता हूं कि देश के साथ इससे बड़ी गद्दारी कोई दूसरी नहीं हो सकती। और कश्मीरी पंडितों को सवाल पूछना चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए, आवाम से नहीं। क्या आपने कश्मीर फाइल्स बना के क्या कर लिया? 350 करोड़ रुपए से ज्यादा उसकी कमाई नहीं हुई। उसी जमाने में RRR फिल्म आई थी, 1700 करोड़ रुपए तो उसने कमा लिए थे। तो प्राइम मिनिस्टर जिस फिल्म का प्रमोशन खुद कर रहे थे, PM हाउस में बैठ के देख रहे थे जिस फिल्म को, वो फिल्म इतने बड़े प्रमोशन और इतने बड़े मीडिया प्रोपेगेशन के बावजूद भी 350 करोड़ नहीं कमा पाई। तो क्या क्या औकात है? और लोगों का व्यू पॉइंट देखिए, अवाम का, कि इतना बड़ा पब्लिसिटी के बाद उन्होंने उस फिल्म को जाके 350 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू नहीं दिया। अभी कंगना रनावत की फिल्म आई है, एक हफ्ते में 20 टिकट बिके हैं कुल। धाकड़ के 20 टिकट मिले हैं। क्या ये मैसेज नहीं है भारत के अवाम की तरफ से कि वो अब इस सरकार से बेजार हो चुके? इस सरकार से एक फिल्म आई है पृथ्वीराज चौहान, उसका प्रमोशन जारी है। वो कल कैबिनेट में, यूपी की पूरी कैबिनेट में बैठ के देखा है, उसको भी टैक्स फ्री किया, कश्मीर फाइल्स को भी टैक्स फ्री किया था। बिजी है सब। तो अमित शाह भी सब उसको अपनी वाइफ के साथ देखने की बात कर रहे हैं, तो जबकि कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा है। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री को RSS इस्तेमाल कर रहा है 1960 ऑनवर्ड, और उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक इस मुल्क का सबसे ज़्यादा जहरीला और नफ़रत अंगेज़ लिटरेचर जो फर्स्ट बुक शाये हुई इस मुल्क में, वो 1780 में बकिंगम चट्टोपाध्याय ने लिखी थी, आनंदमठ बंगाली में। वो सब, उससे बड़ा विनेमिनस लिटरेचर इस मुल्क में पहले कभी नहीं आया था, जो BC चटर्जी ने उस वक्त लिखा। उस पर आधारित पूरी एक फीचर फिल्म बनाई 1962 में, ब्लैक एंड वाइट बनी थी। और उसके बाद से बहुत सारी फिल्में आई जिसमें इंडियन डेमोक्रेसी को गाली दी गई, नाकाम करार दिया गया, और रामायण जैसे सीरियल और ये सब टेलीविज़न पे दिखाए गए इंदिरा गांधी के ज़माने में। तो ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री पे RSS ने बहुत दिन से कब्जा कर रखा है, और वो उसी ने बहुत जहनसाजी की। अब ये उसको भी एग्रीवेट कर रहे हैं। तो जितने वो चिन्ह हैं, वो निशानात और अलामतें हैं जो नफ़रत को प्रमोट करती हैं, उनका प्रमोशन, नफ़रत के प्रमोशन करने वाले हर टूल और इंस्ट्रूमेंट का प्रमोशन भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार कर रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इसके बावजूद फ्रस्ट्रेटेड हैं कि उनको अवामी एतमाद हासिल नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये आप देख रहे थे, हमारे साथ थे तस्लीम रहमानी साहब। आप ऐसी बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।